हमारे देश में इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं और इस बीच इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विल डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर दिस वन। एज ऑफ नो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को दिखाया भी है सुप्रीम कोर्ट रूल्स पैनल ऑफ पीएम एलओपी सीजीआई शुड बी अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से जजमेंट थे, कौन कौन चीजों को और भी सुधारा गया इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे लिखा है ऑन इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट गिव मैसिव ऑर्डर। आइए देखते हैं इसके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। तो पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना है, पहली समस्या क्या है आखिर। देखिए, हमारे देश में आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश में, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, ये सारे चुनाव हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इनके साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। याद रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट और 2 इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से, मतलब कैबिनेट के रिकमेंडेशन से बेसिकली प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन वहां पर सिर्फ गवर्नमेंट की होती है। अपोजिशन के लीडर का या किसी और बॉडी का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। इसलिए कई बार बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन के काम करने का तरीका काफी अनफेयर रहता है कई बार, चाहे वो ईवीएम के मामले में हो। ईवीएम के मामले में भी इवनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे टाल मटोल किया है, उसमें काफी सारे क्वेश्चन उठे हैं। अभी हम जानेंगे ईवीएम के मामले में कौन सी कंट्रोवर्सीज हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग एज वेल। बट यहां पर आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रोसेस फेयर नहीं होता है और इसके चलते कई बार इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का काम कई बार किया, क्योंकि हमारे देश में इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और देखा जाए तो यहां पे आपसे क्वेश्चन भी मैं पूछना चाहूंगा कि वोटिंग राइट्स हमारे देश में किस तरह का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है। नाउ वही देखते हैं बेसिकली वर्डिंग क्या है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो अब इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है एक पैनल के माध्यम से होगा। ये पैनल रिकमेंड करेगा। इस पैनल में कौन कौन होंगे? एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे इस पैनल में, इसके अलावा लीडर अपोजिशन, कहां के? लोकसभा के। लोकसभा की लीडर अपोजिशन यदि नहीं है, तो कई बार आपको पता होना चाहिए लीडर अपोजिशन बनने के लिए जरूरी है कि आपको कम से कम 10% सीटें लोकसभा में स्कोर करना जरूरी है। एज ऑफ नो 543 सीटें हैं, तो 55 सीटें अपोजिशन पार्टी को जीतना पड़ेगा, तभी जाके आपको एलओपी पोस्ट मिलेगी। याद रहे, लीडर अपोजिशन पोस्ट को एज ऑफ नो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ एज ऑफ नो कांग्रेस के पास 55 सीटें नहीं है, तो इसके लिए एक और मैकेनिज्म दिया गया, लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। जो भी सबसे बड़ी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी उसको यहाँ पर हिस्सा दिया जाएगा, है ना। दूसरी बात, तीसरी बात, यहां पर एक और मेंबर होंगे, वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं इस पैनल के मेंबर होंगे। तो कुल 3 मेंबर बॉडी होगी जो फाइनल डिसाइड करेगी कि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन कौन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे। ये रिकमेंड करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। पहले क्या होता है, कैबिनेट सिर्फ रिकमेंड करती थी, मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंट जो है अपने खास लोगों को बेसिकली इलेक्शन कमीशन की पोस्ट बैठा दिया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। याद रहे, हमारे देश में एज ऑफ नो सीबीआई डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट ठीक ऐसे ही होता है जिस तरह से यहां पे आपने देखा है। सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी, उसमें एक कमेटी होती है, प्रधानमंत्री, लीडर अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस कमेटी के मेंबर होते हैं। वो रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को, उसके हिसाब से फिर सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। याद रहे, सीबीआई डायरेक्टर कार्यकाल 2 साल का होता है, लेकिन यहां पर इलेक्शन कमीशन का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। नाउ यहां पर देखा जाए कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बोली गई हैं, जैसे कि एक तो महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारे देश में इलेक्शन कराने का काम जो है इलेक्शन कमीशन ही कराता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की जो ट्रांसपेरेंसी है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट आती है। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे यहाँ ईवीएम से इलेक्शन होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि देखा जाए तो इसके लिए बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि ईवीएम में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ दिक्कतें ऐसी हो सकती हैं जो हमें पता भी नहीं चलती। तो इसलिए उनका कहना यह था कि बैलेट पेपर सिलेक्शन कराया जाए, क्योंकि इवनली दुनिया की जो सबसे पावरफुल कंट्री है, जिसके पास पैसे कमी नहीं, कोई भी रिसोर्सेज कमी नहीं है, दैट इज अमेरिका। वहां भी बेसिकली ईवीएम से इलेक्शन नहीं कराते, वहां भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं की जा सकती। इवनली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म बताई कि ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाया जाए। वीवीपैट लगाने की बात की गई। अब देखो, वीवीपैट में क्या होता है, एक पर्ची निकलती है, इसमें दिखता है कि हाँ आपने जिसको क्लिक किया है वही पर्ची बेसिकली वोट के फॉर्म में जा रही है। जैसे मान लीजिए आपने यदि कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, बीएसपी को वोट दिया, कम्युनिस्ट को वोट दिया, जो भी जिसको भी वोट दिया आपने, तो वहां पर वो पर्ची प्रॉपर तरीके से निकलती है सिंबल के साथ में, जिसमें देख सकते हैं आप कि हाँ ये वोट इसी को पड़ा है। अब देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, ईवीएम में जितने वोट पड़े हैं और वीवीपैट की टैली कर दी जाए, पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें सही हो रही है। लेकिन एज ऑफ नो जो सैंपलिंग की जाती है, सैंपलिंग जो अथॉरिटीज होती हैं वो अपने हिसाब से कोई एक का सैंपलिंग कर लेते हैं, 1 या 2 सैंपलिंग करते हैं।
लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक तो पहली बात ये कि वीवीपैट लगाया तो सारे वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। यदि इन केस आप नहीं भी कर सकते तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई विधानसभा है, उस विधानसभा में 10 कैंडिडेट्स हैं, है ना। अब 10 कैंडिडेट्स हैं तो उन सभी 10 कैंडिडेट्स अब सामने सारी ईवीएम लगा दो, आप रख दो, ईवीएम के साथ वीवीपैट रख दो। अब उन 10 कैंडिडेट्स को अलाउ कर दो कि हाँ कोई भी 10 सैंपल वो अपने हिसाब से चूज कर ले। 10 रैंडम सिलेक्शन किए जाए, ऐसा नहीं कि अधिकारी चूज करें, कोई 10 रैंडम सिलेक्शन कर लिए जाए, रैंडम सिलेक्शन ले लिया जाए कि हाँ ये जो है इसका टैली किया जाए, उस ईवीएम को वीवीपैट के साथ टैली कर दिया जाए तो एग्जैक्ट हमें पता चल पाएगा कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ी हो रही कि नहीं हो रही है। बिकॉज देयर हैड बीन सेवरल केसेस ऑफ ईवीएम कंट्रोवर्सी, तो कंट्रोवर्सीज को यहाँ पे सॉल्व करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। अब देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन याद रहे ये जो जजमेंट सुनाया गया है ये 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा सुनाया गया है। इसमें मेन थे जस्टिस के.एम. जोसेफ। अब देखा जाए तो इस वर्डिक्ट में ये भी बोला गया है कि इवनली इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट बनाया जाएगा, रूल मेकिंग पावर्स दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन को, साथ में उसके लिए इंडिपेंडेंट बजट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब इलेक्शन कमीशन को पैसे की जरूरत है, दे विल गो टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो अपनी मर्जी से उन्हें फिर मैनिपुलेट करने का प्रयास करे, ऐसा नहीं चलेगा। उनके लिए प्रॉपर इंडिपेंडेंट बजट होगा, उसका जो पैसा आएगा प्रॉपर तरीके से हमारे देश में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिक मैकेनिज्म्स होगी जिससे किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट पर डिपेंड ना होना पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपीचमेंट। अब देखो इंपीचमेंट का वर्ड वैसे राष्ट्रपति के लिए केवल चुनाव यूज किया है एज ऑफ नो हमारी पॉलिटिकल लैंग्वेज में, लेकिन पेपर वाले हैं इंपीचमेंट लिख देते हैं। देखिए हमारे यहां एज ऑफ नो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल प्रोसेस जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को हटाते हैं ठीक वैसा ही रिमूवल प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं इनका रिमूवल बहुत आसान होता है, इनको केवल और केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा हटवा सकती है। तो यहां पर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी थी। कहने का मतलब पहले से ही था कि इलेक्शन कमीशन जो बाकी 2 होते हैं उनको भी यहां पर प्रॉपर तरीके से जो सिक्योरिटी ऑफ ट्रेनर है उस तरह से मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर कई बार नहीं दिया गया। तो ये सारे कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन अब उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूवल जैसे हटाया जाता है वैसे ही बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर के भी रिमूवल प्रोसेस सेम होंगे। नाउ एक और महत्वपूर्ण चीज है, यहां बोला गया है इलेक्शन कमीशन कैन नाउ ड्रॉ फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की जो संचित निधि है वहां सीधे पैसा आएगा। अब देखो इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा मिलेगा कि हम गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहेंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड होता है और आप चाहें तो इसका आर्टिकल बता सकते हैं। आर्टिकल 366 के अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के प्रोविजंस लिखे हुए हैं। एक और फंड होता है जिसे बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्या आप बता सकते हैं किस तरह का फंड है? इसके अलावा यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, आर्टिकल 324(2) की बात करें, यदि हमारे संविधान की बात करें तो संविधान में ऑलरेडी प्रोविजन लिखा था पहले से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। रिकमेंडेशन कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी। ये पहले लिखा था टिल पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ लॉ, जब तक कि पार्लियामेंट कोई ऐसा नया लॉ लेके नहीं आता कि क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या होना चाहिए, है ना, कंडीशन ऑफ सर्विस स्टैंडर्ड क्या होगा, तब तक देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब एक प्रकार से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से ही राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। लेकिन आने वाले कल में यहाँ बीते कुछ सालों में कोई बदलाव नहीं किया गया, बिकॉज ऑब्वियस बात है जो रूलिंग पार्टी है वो क्यों बदलाव करना चाहेगी? आपके पास इतना बड़ा पावर आ गया, कोई भी अपने पावर को लूज करना नहीं चाहेगा। बट ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस की बात है। एंड नाउ सुप्रीम कोर्ट गिव द वर्डिक्ट ऑन दैट थिंग। अब इस बेंच में कौन कौन थे? यहां पर जस्टिस अजय रस्तोगी थे, जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे, जस्टिस ऋषिकेश रॉय थे और जस्टिस सीटी रवि कुमार थे। अब यहां पर जस्टिस रस्तोगी ने एक और बढ़िया ऑब्जर्वेशन फैसला सुनाया। इनका कहना यह है कि प्रोटेक्शन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो मिला हुआ है रिमूवल का, वैसा ही बाकी इलेक्शन कमिश्नर को दिया जाएगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए ये मामला क्यों इतना कंट्रोवर्सी में आ गया बीते कुछ दिनों में, बिकॉज यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा इलेक्शन कमिश्नर जब कभी डिसीजन लेती है तो कई बार बहुत ज्यादा बायास रहती है गवर्नमेंट की तरफ। ये वैली देखा जाए तो अभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज में अंदर कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, इलेक्शन कमिश्नर उसमें जो रूलिंग पार्टी जिस हिसाब से उसका स्टैंड रहता है उसी हिसाब से डिसीजन दे देती है। ऐसे लोक जनशक्ति पार्टी के मामले में ऐसी समस्या आई थी, वहां पे सिंबल को लेकर। इवनली अभी शिवसेना के मामले में ऐसी समस्या आई, जो बीजेपी के साथ में खड़ा था उसके फेवर में आपने वर्डिक्ट दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं इलेक्शन कमीशन के साथ देखने के लिए मिली है, जहां उनका जो फेवर है वो गवर्नमेंट की तरफ कई बार देखने के लिए मिलता है। अब देखो सीबीआई के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी वैसे देखा जाए तो वैसे ही होता है जैसे एज ऑफ जो कमेटी बनी उसके हिसाब से, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। हालांकि सीबीआई को ऑलरेडी
यहां पर केस्ड पैरेड बोला गया है। हालांकि उसका रीजन भी है कि सीबीआई एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंट बॉडी के रूप में भी काम नहीं कर पा रही, बिकॉज सीबीआई इज एक्टिंग एज ए अटैच्ड बॉडी। हालांकि ये भी कई बार कहा गया कि सीबीआई को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया जाना चाहिए। किसी भी तरह से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसमें यदि नहीं होगा तो आने वाले कल में समस्या नहीं होगी, क्योंकि आलोक वर्मा जो सीबीआई डायरेक्टर थे उन्होंने कुछ मामलों की इन्वेस्टिगेशन किया था, स्पेशली राफेल से जुड़े मामलों की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया था। उनको किसी भी तरह गवर्नमेंट ने आनंद फान किसी तरह से हटाया है। तो ये सारी समस्याएं दिखाती हैं कहीं ना कहीं हमें जो ऐसी बॉडीज हैं उनको बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की आवश्यकता है, उनको पावर्स देने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट का जो क्लच है उससे उन्हें बाहर निकालने की आवश्यकता है। तभी जाकर हम अपने देश में ऐसी बॉडीज को मजबूत बना पाएंगे, हमारे देश की जो फंक्शनिंग है अलग अलग बॉडीज की उसको मजबूत बना पाएंगे। अब देखिए यहां पर मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्वेश्चन किया कि केंद्र ने यहां पर जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है अरुण गोयल, इनको नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया। अब देखो बहुत ही लाइटनिंग स्पीड से विद इन 24 आवर्स अपॉइंट कर दिया गया। अब देखो यहां पर क्या मामला था, देखो आमतौर पर कोई भी ये प्रोसेस होता है 3-4 महीने चलता है, लेकिन अरुण गोयल जो है 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने इनकी प्रीवियस पोस्टिंग जो है वहां पर देखा जाए तो इन्होंने रिटायरमेंट लिया नवंबर 18 को, 18 नवंबर को, और 19 नवंबर को ही उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। 18 नवंबर को रिटायर होते हैं, 18 नवंबर को वहां पर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, 19 नवंबर को उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया और 21 नवंबर को उन्होंने चार्ज ले लिया। इतनी लाइटनिंग स्पीड से किया, तो इस चीज को लेकर ये चीजें लोग की नजर में आ गया और यहां पे क्वेश्चन उठने लग गया कि हाँ इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट तरीके से क्या काम नहीं कर रही है। गवर्नमेंट जो अपने खास लोगों को यहां पे इलेक्शन कमिश्नर बना देती है और बाद में चुनाव होते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूलिंग पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें देखा गया है। तो ये सारी चीजें हमारे इलेक्शन कमिश्नर के बारे में रही है। तो इलेक्शन कमीशन की ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये हमारे ओपिनियन है। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विस नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके यदि कोई डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं तो भी आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा चैनल सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया तो यार दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।